stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. साल था 1947। एक तरफ इंडिया अपने आजादी का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के जख्मों को झेल रही थी। Hitler has committed a crime not only against Poland, but against the whole human race. Estimated 6 million Jews were killed during World War II. Was fought on 6 of the 7 continents. 50 million people perished. It's the largest land invasion in history. पूरी दुनिया इस वर्ल्ड वॉर के आतंक से अभी जूझ ही रही थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में 2 न्यूक्लियर बम गिरा देता है। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. The temperature at the center of the bomb reached 120 million degrees. 70,000 people are killed. The war ended, but not the dying. दुनिया ऐसा पहली बार देख रही थी कि कैसे ये सिर्फ 2 बॉम्ब उन दोनों शहरों को चंद सेकंडों के भीतर ही आग और धूल में तब्दील कर देती है। रेडिएशन के इफेक्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन को भी बर्बाद कर देते हैं। और उस दिन दुनिया के सभी देशों के लीडर्स को ये रियलाइज हो चुका था कि मानव सभ्यता का अंत अगर किसी चीज के हाथों में है तो वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन पूरी दुनिया जब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक तबाही की नजर से देख रही थी, तब भी वहां एक ऐसा आदमी था जो इस आपदा में भी अवसर देख रहा था। वो ना तो अमेरिकन था, ना तो रशियन था, बल्कि एक इंडियन था, जिनको हम होमी जहांगीर भाभा के नाम से जानते हैं। It shows the absolute necessity of finding some new source of energy if the light of our civilization is not to be extinguished because we have burnt out our fuel reserves. To those who made wry remarks about a cow-dung economy, wishing to go in for nuclear energy. Long before this assessment was made, Dr. Bhabha had visualized a nuclear power program for India. Today, 8.5 years after the institute was founded, because the real thing that matters is the work that is done. So we played a very leading role in the development of science policy in India. जैसा कि मैंने बताया, इंडिया को अभी अभी आजादी मिली थी, इसीलिए हमारे देश में इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी थी कि 80% से भी ज्यादा लोग गरीबी से जंग लड़ रहे थे। लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी और दुनिया की नजर में हम सिर्फ बेबस और लाचार बन चुके थे। और उस समय हमारे देश के सबसे बड़े समस्याओं में से एक था एनर्जी प्रॉब्लम। और सच में उस समय ऐसा लगता था कि कोई जादू ही होगा जो हमारे देश को इस समस्या से बाहर निकाल पाएगा। और वो जादू सिर्फ होमी भाभा के पास था। वैसे तो न्यूक्लियर बॉम्ब काफी ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन उनको बनाने की प्रोसेस ही वो जादू थी जिसकी जरूरत इंडिया को थी। एंड ऑब्वियसली ये होमी भाभा को पता चल चुका था कि न्यूक्लियर पावर से कितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। देखो, 1 टन कोल या 564 लीटर्स ऑयल या फिर 17,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना ही एनर्जी ये 1 इंच का यूरेनियम पैलेट प्रोड्यूस कर सकता है। और भाभा को ये पता था कि सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही इंडिया को ऑयल और कोल के इंपोर्ट से बचा सकती है। उन्हें पता था कि ये एकमात्र जरिया है जो इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ग्लोबल लीडर बना सकती है। उन्हें पता था कि अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी का ही होगा। लेकिन आज 21st सेंचुरी में न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि ये एनर्जी का सबसे क्लीनेस्ट सोर्स है। ये टेबल देखिए, 1 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल जहां 970 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, ऑयल 720 टन प्रोड्यूस करता है, सोलर 53 टन प्रोड्यूस करता है, विंड 11 टन प्रोड्यूस करता है, वहीं न्यूक्लियर पावर सिर्फ 6 टन ही ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है पर गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए होमी भाभा के लिए न्यूक्लियर पावर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक चॉइस था। लेकिन किसको पता था कि जो देश 1961 में न्यूक्लियर पावर बनने का विजन रखता था, आज उसके सपने इतने ज्यादा धूमिल हो जाएंगे कि 2020 में जहां फ्रांस अपने जरूरत का 70% से भी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस करता है, रशिया 20.6% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान 7.1% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वहीं इंडिया सिर्फ 3.3% एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पाता है। सुनकर बुरा लगता है, राइट? और मन में सवाल ये आता है कि आखिर हम इतने ज्यादा पीछे क्यों छूटते जा रहे हैं, जबकि हम जीरो एमिशन अचीव करना चाहते हैं, फिर भी
न्यूक्लियर डेवलपमेंट फील्ड में इतना ज्यादा पीछे कैसे छूट सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में जब होमी भाभा को सक्सेस मिलने ही वाली थी कि उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। और इनके डेथ के ठीक 13 डेज पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान के साथ शांति के समझौते के लिए सोवियत यूनियन गए थे, तब उनकी भी डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो जाती है। Lal Bahadur Shastri lay in state. Mr. Shastri died in Tashkent, Soviet Central Asia. The man who led India to victory in the 1965 war against Pakistan. Homi Jahangir Bhabha, father of India's atomic energy program. An untimely death. ये विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। He dreamt of And you know what guys, इन दोनों ही लीडर्स को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में सक्सेस मिलने ही वाली थी कि सिर्फ 2 वीक्स के अंदर ही इन दोनों लीडर्स की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। ऑन द टॉप ऑफ दिस, शास्त्री जी के डेड बॉडी की पोस्टमार्टम तो होती नहीं है और होमी भाभा की भी प्लान क्रैश की इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। तो सवाल यह है कि भाभा के पास न्यूक्लियर को लेके वो कौन कौन से सीक्रेट्स थे जो इंडिया के फ्यूचर और पास्ट दोनों को चेंज कर सकते थे? आज इंडिया इतना ज्यादा पीछे क्यों है? वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोक रहे हैं? ये कहानी है 1947 की, जब इंडिया इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि हमारे देश को स्मूथली चलाने के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस की सख्त जरूरत थी और हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो हम एनर्जी खुद ही जनरेट करते या फिर किसी और कंट्री से बाय करते। लेकिन उस समय एनर्जी बाय करना सबसे ज्यादा रिस्की था क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ था और पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि एनर्जी का वेपन के रूप में कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम सऊदी अरेबिया से भी ऑयल खरीदते तो वर्ल्ड इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि इंडिया को हमेशा ये डर बना रहता कि सऊदी अरेबिया कभी भी हमें ऑयल देने से मना कर सकता है और हमारी इकोनॉमी पैरालाइज हो सकती है। इनफैक्ट 1940s में पूरे मिडिल ईस्ट पे अमेरिका के ही ऑयल कंपनीज का कंट्रोल चलता था, इसीलिए इंडियन लीडर्स फिर से वेस्टर्न पावर्स पे डिपेंडेंट होने से डरते थे। और हालात तो तब और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं जब 1948 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाता है। यही वो समय था जब इंडिया के 2 लीजेंड्स आपस में हाथ मिलाते हैं, होमी जहांगीर भाभा और जहांगीर रतन जी टाटा और JRD। इन दोनों ही लीजेंड्स को भारत में एक एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की जरूरत दिखती है, तो JRD टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ओपन करने में डॉक्टर होमी की हेल्प करते हैं। He made a proposal to the Sir Dorabji Tata Trust, envisioning a new institute, a place where talented scientists would have the scope to realize their potential. JRD's reply was encouraging. If you and or some of your colleagues in the scientific world will put up a concrete proposals backed by a sound case, I think that there is a very good chance that the Sir Dorabji Tata Trust will respond. और उसके बाद सबसे पहले इनकी नजर न्यूक्लियर एनर्जी पे जाती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लीन और सुपर इफिशिएंट था। और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जहां विंड और सोलर को ऑपरेट करने के लिए परफेक्ट वेदर के लिए वेट करना पड़ता था, वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए किसी भी परफेक्ट वेदर की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब डॉक्टर होमी गवर्नमेंट से अप्रूवल्स और परमिशंस ले रहे थे, तभी वर्ल्ड वॉर की भी संभावना बनने लगी थी और दुनिया के पावरफुल नेशंस एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट करते जा रहे थे। 1945 में यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करता है, सोवियत यूनियन 1949 में करता है, यूके 1952 में करता है, फ्रांस 1960 में करता है और चाइना भी 1964 में न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है। The first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. Starting headlines flood the American press following news of the atom explosion within the borders of the Soviet Union. 1952, Britain began an era of nuclear testing. To Dr. Penny and his team, great credit is due for this mighty British achievement. Deep in the Sahara, France goes forward with the detonation of her first atomic bomb. At 3 p.m. on October the 16th, 1964, China exploded its first atomic bomb. The shattering overture to a new era in man's history. तो इंडिया को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी आता कहां से? इसे बनाने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। तो अब चलिए थोड़ा सा आपको साइंस समझाता हूँ कि कैसे यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। यह है यूरेनियम एटम जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इसमें 93 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर में होता यह है कि एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम एटम पे फायर करते हैं। ये यूरेनियम 235 एटम उस न्यूट्रॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है।
जिससे इसका न्यूक्लियर एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाता है और 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोड्यूस हुई एनर्जी से हम वाटर को हीट करते हैं, जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इस प्रोसेस को लाइट वाटर रिएक्टर में परफॉर्म करती हैं। लेकिन आपको पता है, यूरेनियम के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। होमी भाभा ये ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमें यूरेनियम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पूरी दुनिया का सिर्फ 1 to 2% ही यूरेनियम है। इसीलिए हमें ठीक यूरेनियम के जैसा ही कुछ ऐसा चाहिए था जो इंडिया में ही इजीली मिल जाए। तो आपको पता है, होमी भाभा ये ऑब्जर्व करते हैं कि फ्यूल का सबसे प्रीसियस सोर्स हमारे बीच पर रेत में छिपा हुआ है और इस जादुई एलिमेंट का नाम था थोरियम। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि थोरियम भी एक एलिमेंट है जो थोड़ा सिल्वरी, थोड़ा रेडियो एक्टिव और यूरेनियम से भी ज्यादा क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व इंडिया में ही मौजूद है। इनफैक्ट दुनिया का 25% थोरियम इंडिया में ही मिलता है। ये चार्ट देखिए, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मोनाइट सैंड आज भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। तो डॉक्टर होमी को यह समझ में आ चुका था कि थोरियम ही वो एलिमेंट है जो इंडिया का भविष्य बदल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके पहले कभी भी कोई भी कंट्री थोरियम का यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं किया था। तो इस प्रोसेस को करने के लिए पहले से हमारे पास कोई भी ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं था। और तब होमी भाभा थोरियम का यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इस 3 स्टेप प्रोसेस के पहले स्टेज में यूरेनियम का यूज रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है और बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम जनरेट करने के लिए होता है। स्टेज 2 में प्लूटोनियम का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड सेकेंडली, वो यूरेनियम 233 एटम भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। स्टेज 3 में थोरियम और यूरेनियम 233 का यूज और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है और इन तीनों स्टेजेस के लिए डिफरेंट टाइप्स की रिएक्टर्स की जरूरत पड़ती। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इस प्रोसेस को और भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत थी। और अगर ये R&D कंप्लीट हो जाता तो इंडिया को एनर्जी सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक पाता। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर होमी को एक क्विक सक्सेस मिलती है और इंडिया 1956 में अपना पहला लाइट वाटर रिएक्टर अप्सरा बनाने में कामयाब हो जाता है। 1961 आते आते इंडिया 2 और रिएक्टर्स बना लेता है। इनफैक्ट चाइना जब अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है, उसके ठीक 2 वीक्स पहले ही डॉक्टर होमी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया 18 महीनों के भीतर ही अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। तो क्या इंडिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाया? वेल, सच कहूं तो नहीं। जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो डॉक्टर होमी शास्त्री जी से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना ही पड़ेगा। और शास्त्री जी हेजिटेट होते होते भी इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम 1965 को परमिशन दे देते हैं। लेकिन थोरियम प्रोसेसिंग में हमें सफलता मिलने ही वाली थी और न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे हाथ लगने ही वाला था कि 2 दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं। 11 जनवरी 1996 को पाकिस्तान के साथ शांति के समझौते के लिए शास्त्री जी सोवियत यूनियन गए थे। तब पीस ट्रीटी साइन करने के ठीक एक दिन बाद शास्त्री जी की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी उनकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम यूएसएसआर में नहीं होती है और इंडिया में जो पोस्टमार्टम होता है उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी और उनके एब्डोमेन पे कट मार्क्स मिले थे, जिससे सीरियस पॉइजनिंग का सस्पिशन रेज होता है। और भारत अभी शास्त्री जी की डेथ के गमों से बाहर निकल ही नहीं पाया था कि इसके ठीक 13 डेज बाद ही डॉक्टर होमी की भी स्विट्जरलैंड में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। होमी भाभा की मौत साजिश थी या हादसा? Untimely death. ये विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। He dreamt of creating a nuclear bomb for India. ये केस भी मिस्टीरियस लगता है, इसलिए क्योंकि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन आज तक कंप्लीट हो ही नहीं पाई और कुछ इस तरीके से डॉक्टर होमी का भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना एक बार और फिर सपना ही रह गया। और आप जानते हैं डॉक्टर होमी के डेथ के बाद क्या हुआ? 1968 में चाइना, यूके, फ्रांस, यूएस, सोवियत यूनियन जैसे पावरफुल कंट्रीज एक न्यूक्लियर मीटिंग कंडक्ट करते हैं और एक ट्रीटी साइन करवाते हैं जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
It was 23 years after the US dropped an atomic bomb on Hiroshima, 6 years after the Cuban Missile Crisis. 5 nuclear-armed nations signed a deal in 1968 that brought the world back from the brink of a potentially catastrophic war. The US, Russia, UK, France and China undertook in good faith to give up their nuclear weapons. The rest of the world pledged not to acquire them. इसका मकसद ये था कि किसी भी दूसरे कंट्रीज को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोका जा सके। मतलब चाइना, यूके, यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन जैसे कंट्रीज तो न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकते थे, लेकिन कोई भी दूसरी कंट्रीज इनके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकती थी। और इतनी स्टूपिड पॉलिसी होने के बावजूद भी 193 कंट्रीज इस पर साइन कर देती हैं, लेकिन 3 देश इस पर साइन करने से मना कर देते हैं, इजराइल, पाकिस्तान और इंडिया। अगर आप डॉक्टर होमी के लाइफ के बारे में जानें और उनकी स्पीचेस को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनको 3 बातों का डर था। उन्हें डर था कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाते हैं तो कोई भी पावरफुल नेशन हमारे ऊपर इजीली अटैक कर देगी। उन्हें डर था कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप नहीं कर पाते हैं तो ऑयल नेशंस हमारे इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकते हैं। और उनका सबसे आखिरी डर ये था कि अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो आगे चलकर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, ये तीनों डर सही साबित होते हैं। जब 1971 में पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करता है तब वो इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं और इसी की वजह से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वॉर छेड़ देता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से अपनी नेवी को वे ऑफ बंगाल में भेज देता है। और ये सुनकर आपका होश उड़ जाएगा कि यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, निक्सन इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला था, लेकिन सोवियत यूनियन की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं क्योंकि वो ढाल बनकर हमें प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। और ये सेम वही सिचुएशन था जिससे डॉक्टर होमी डरते थे। इसके बाद 1973 और 1979 में इजराइल और ईरान में वॉर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल नेशंस ऑयल का रेट इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि 1974 में ऑयल का रेट 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और फिर से इसके बाद 1979 में ऑयल के रेट को डबल कर दिया जाता है। इसका इंडिया पर इतना बुरा असर पड़ता है कि हमें फूड क्राइसिस देखना पड़ता है, एनर्जी क्राइसिस देखना पड़ता है और हमारी इकोनॉमी चोक कर जाती है। और ये भी सेम वही सिचुएशन था जिससे डॉक्टर होमी डरते थे। और ऐसा हमारे साथ सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ है। 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान हमारे साथ ठीक वही होता है। ईरान इजराइल वॉर के दौरान हमारे साथ वही होता है। और अभी 2026 में ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलकर जो सिचुएशन बनाए हैं उसकी वजह से इंडिया में एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी आ चुका है। लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग लकड़ी पर खाना बना रहे हैं, लोग शहरों से गांव वापस आ रहे हैं। और पहले हम जैसे दूसरे कंट्रीज पर ऑयल के लिए डिपेंडेंट थे, आज भी हम वैसे ही सोलर सेल के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हैं, ईवी सेल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट। तो किसी दूसरे देश पे हमारी डिपेंडेंसी क्या हमारी इकोनॉमी को पैरालाइज कर रही है? एब्सोल्युटली यस। ये तो डॉक्टर होमी को पहले से ही पता था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जाएगा। और क्या इसके पहले ऐसा कभी हुआ? वेल, ये देखिए, इंदिरा गांधी जब न्यूक्लियर टेस्ट को अप्रूव कर देती हैं तब 1974 में इंडिया पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट किसी वेपन के लिए नहीं किया गया था, ये बस एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, इसीलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। लेकिन आपको पता है इसके बाद इंडिया के साथ क्या होता है? वेस्ट की इंटरनेशनल सोसाइटी हमारे क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी के एक्सेस पर रोक लगा देती है, हमारे यूरेनियम एक्सेस पर बैन लगा देती है। कनाडा और यूएस के साइंटिस्ट इंडिया के साथ काम करने से सख्त मना कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में 1998 में डॉक्टर होमी के डेथ के 32 सालों बाद इंडिया 5 लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करके हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, जिसका नाम दिया गया था पोखरण 2। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। और जब हम साइंस और सिक्योरिटी को प्राउडली सेलिब्रेट कर रहे थे तब जानते हैं यूएस क्या करता है? वो हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना शुरू कर देता है और हमारी इकोनॉमी को फिर से
ट्रिपल करने की कोशिश करता है। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. तो क्या जैसा होमी भाभा को लगता था कि समय के साथ साथ हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये बात सही निकली? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि होमी भाभा के डेथ के 59 इयर्स बाद भी हम उस समस्या का समाधान नहीं खोज पाए हैं। आज भी हम एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट हैं एंड स्टिल न्यूक्लियर पावर का यूज करके हमें जितना एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, आज भी हम अपने जरूरत के जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि व्हाट द हेल आर वी डूइंग विद आवर थोरियम रिजर्व्स, और हम लोग इसका यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको याद हो तो डॉक्टर होमी एक 3 स्टेप प्रोसेस डेवलप किए थे, और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक हम लोग उसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इस 3 स्टेप प्रोसेस में से फर्स्ट स्टेप के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी 24 ऑपरेबल रिएक्टर्स हैं। सेकंड स्टेप के लिए हमारा फर्स्ट फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर पिछले ही साल बनकर रेडी हुआ है, लेकिन थर्ड स्टेप के लिए हम आज तक रिएक्टर नहीं बना पाए हैं। लेकिन आपको पता है ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक देश के पास है, और वो है चाइना। चाइना पूरे दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी के रेस में हम इतना ज्यादा पीछे हैं, और अपने जरूरत का सिर्फ 3% एनर्जी ही हम न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। But there are 3 teachings that we should learn from होमी भाभा। लेसन नंबर 1, अगर कोई भी कंट्री सक्सेसफुल होने के कगार पर है तो उसके बीच में वेस्ट अपना टांग जरूर अड़ाएगा। लेसन नंबर 2, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ही ऐसी कि वो पावरफुल्स के फेवर में होती है और राइजिंग पावर्स के अगेंस्ट। इसीलिए इंडिया को दूसरे देशों के साथ दोस्ती करते समय काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं, वहाँ सिर्फ बेनिफिट और राइवल्स होते हैं। लेसन नंबर 3, इंडिया को जल्द से जल्द होमी भाभा के सपनों को पूरा करते हुए खुद को ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर से इक्विप करना चाहिए। होमी भाभा और इंडिया के लिए उनके विजन का ये एक आइकॉनिक स्टोरी था, एंड आई होप कि इस केस स्टडी से आप कुछ वैल्यूएबल सीख के जा रहे हैं।